नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद सिंह शेखावत आरएस 2019 बैच प्रकाश एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो में आपसे चर्चा करी थी, उसमें मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा और आपका सिलेक्शन कैसे हो प्रीलिम्स एग्जाम्स में, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। सामान्यतः दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होता है जो अधिकतम 200 अंकों का हो सकता है और इसमें 150 सवाल पूछे आपसे जाते हैं और ये 3 घंटे का इसमें समय होता है। अगर बात करें इसकी कि नेगेटिव मार्किंग की, तो हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं और उसके बदले अगर आप 3 प्रश्न अगर गलत कर देते हैं तो स्कोर बराबर हो जाएगा अर्थात शून्य हो जाएगा। 1/3 इसकी माइनस मार्किंग होती है। आगे की बात करें तो मैं आपको बताता हूं कि अगर राजस्थान से संबंधित एग्जाम्स हैं और राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और परंपरा और उसकी विरासत की चर्चा अगर नहीं करें तो ये बेमानी सा होगा। और अगर हम राजस्थान के रहने वाले हैं, सारी हमारी स्कूलिंग और एकेडमिक सब कुछ यहीं से हुआ है, तो राजस्थान की कला, संस्कृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन और बहुत सारे ऐसे समसामयिक विषय हैं जो राजस्थान के समानांतर रूप से चलते रहते हैं, उसके बारे में जानकारी आपसे पूछी जाती है। सबसे पहला बड़ा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्राग कालीन जो स्थल है और पुरापाषाण काल से संबंधित ताम्र जो पाषाण और कांस्य युग तक जो जितनी भी सभ्यताएं जो राजस्थान में पनपी और यहाँ के जो है वो पुरातत्ववेदाओं ने इनकी जो खोज करी उसके बारे में आपसे जानकारी पूछी जा सकती है और 1-2 सवाल यहाँ से आपके बन सकते हैं। इसी की से अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ऐतिहासिक राजस्थान के प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि अगर मेवाड़ की बात करें तो वहां पर गिलोड, आहड़ और बालाथल जैसी सभ्यताएं वहां पे पनपी। वहां पे कौन कौन से ऐसे चीजें उनको मिली और उनका जो है संबंध किसी दूसरी सभ्यता से भी अगर हो सकता है तो उसके बारे में भी आपसे जानकारी पूछी जा सकती है। प्रमुख राजवंशों के बारे में भी, महत्वपूर्ण जो यहाँ के शासक रहे हैं, जो जिनके राजनीतिक संबंध किन के साथ साथ रहे, उनके सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उपलब्धियां क्या क्या रही, जैसे गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कछावा। ये सारे जितने, अब आपको मैं एक विशेष बात बताने वाला हूं कि गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कछावा वंश, यही आपको पढ़ने हैं। इससे ज्यादा आपको किसी अन्य राजवंश की तरफ नहीं देखना है क्योंकि वो आपका समय जो है वो जाया करेगा। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इन्हीं जो राजवंशों के बारे में ही आपको ज्यादा जानकारी हासिल करनी है। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व संबंधी व्यवस्था, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए राजाओं के द्वारा कौन कौन सी पद्धतियां लागू की गई और राजस्व से संबंधित कौन कौन से लगान व्यवस्था यहाँ पे चलती थी, इसके बारे में आपसे जानकारी ली जा सकती है। अगर आगे बढ़े तो आधुनिक राजस्थान का जब उदय होता है और 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के लिए कौन कौन से ऐसे बड़े कारण रहे, ऐसे कौन कौन से तत्कालिक परिस्थितियां रही जहाँ पे सामाजिक जन जागृति जो है यहाँ पे हुई, किसान आंदोलन क्यों हुए, ऐसे कौन कौन से तत्कालिक कारण थे जिसकी वजह से यहाँ पे कृषकों को आंदोलन जो है वो करना पड़ा। इसके साथ साथ ही अगर देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो समानांतर रूप से राजनीतिक जो है वो चेतना वो राजस्थान में भी समानांतर रूप से फैली रही थी और यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कौन कौन से सम्मेलनों में भाग लिया, समाचार पत्र उन्होंने कौन कौन से लिखे और राजनीतिक संस्थाएं उस समय की कौन कौन सी यहाँ पे बनाएगी जो आम जन के अंदर चेतना का जो है वो विकास करती थी, इसके बारे में भी चर्चा आपसे करी जा सकती है और 1-2 सवाल यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। 20वीं शताब्दी में जनजाति तथा किसान आंदोलन, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, जनजाति आंदोलन, यहाँ से सवाल काफी बनने की संभावनाएं रहती हैं और 3-4 सवाल यहाँ से भी आ सकते हैं। 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों के प्रजामंडल आंदोलन और किस किस राजा ने कौन कौन से आंदोलन में भाग लिया अथवा नहीं लिया, या कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने प्रजामंडल को सहयोग किया, उन राजाओं के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और अंत में राजस्थान का एकीकरण, वर्तमान स्वरूप हम राजस्थान का जो देख रहे हैं उसका एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, ये सबको पता है। कौन से चरण के अंदर कौन राजा जो है वो राज प्रमुख बने अथवा उपराज प्रमुख बने और कौन से प्रधानमंत्री को उन्होंने नियुक्त किया, इसके बारे में भी आपसे जानकारी पूछी जा सकती है और सवाल यहाँ से भी बन सकते हैं। तो प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण,
यहाँ से सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है। राजस्थान की वास्तु परंपरा मंदिर के लिए महल मानव निर्मित जलीय संरचनाएं जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, क्योंकि अगर जल संरक्षण के लिए जो है वो राजस्थान सरकार अथवा केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है और उनका संरक्षण कर ही रही है, लेकिन अगर हबानेरी की बावड़ी की अगर बात करें तो वहां पे भी हम ये कह सकते हैं कि जल सहेजने का सबसे बड़ा नमूना कहा जा सकता है। सवाल यहाँ पे भी बनने की गुंजाइश सबसे ज्यादा रहेगी। चित्रकला की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी चित्रकला की विभिन्न शैलियां जो है किस शासनकाल के अंदर रही हैं, और कौन से राजवंश की जो है चित्रकला मुगल वंश जो है के साथ रही है या किसी अन्य जो है चित्रकला के साथ में उसका सामंजस्य रहा है, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। हस्तशिल्प के बारे में भी जो है वो काफी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, और कौन कौन ऐसे कलाकार हैं जिनको जो है पद्मश्री या पद्म विभूषण के नाम से जो है वो बड़े पुरस्कार जो दिए जाते हैं उनमें उनको सम्मानित किया गया हो। प्रदर्शन कला, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, नाटक, लोक संगीत, वाद्य, लोक नृत्य और लोक नृत्य और वाद्य यंत्रों के बारे में भी आपसे एक दो सवाल बन सकते हैं कि कमायचा और सारंगी किसके द्वारा बजाए जाते हैं, मांगड़ियार या जो और अन्य जाति हैं वो किस प्रकार के लोक नृत्य करती हैं अथवा कौन कौन से वाद्य यंत्रों का उपयोग करती हैं। आगे बढ़ते हैं भाषा एवं साहित्य। राजस्थानी भाषा की प्रमुख कौन कौन सी बोलियां हैं। राजस्थानी भाषा का साहित्य डिंगल और पिंगल में जैसा कि लिखा गया है, उसमें किस भाषा का जो है वो वीर रस का जो है साहित्य डिंगल में लिखा गया अथवा पिंगल में लिखा गया, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक समुदाय कौन कौन से हो, अगर यहाँ पे सभी धर्मों को समान रूप से दर्जा दिया गया है। राजस्थान में संत संप्रदाय और आमजन के अंदर चेतना और धर्म के प्रति लोगों की रुचि और उनका आकर्षण कैसे बढ़े, और समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां उस समय तत्कालिक समय में विद्यमान थी उनको कैसे जो है उनका निराकरण किया जाए, इसके बारे में हमारे संत और संप्रदाय का उल्लेख सबसे ज्यादा किया गया है, और वाकई उन्होंने राजस्थान में कर दिखाया भी है। राजस्थान के अंदर लोक देवी देवताओं को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। हर 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 5 कोस के बाद में हर एक भूमि में वहां पे लोक देवता जो विद्यमान रहते हैं उनके जो है राजस्थानी लोग उनको जो है पूजते हैं। राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले, त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा और आभूषण। आभूषण और वेशभूषा के बारे में मेरा आपसे ये कहना है कि वेशभूषा और आभूषण जो स्त्रियां पहनती हैं, जो सर से लेकर के और पैर तक पहनती हैं, किसी भी आभूषण का आपसे पूछा जा सकता है कि ये अमुक आभूषण औरतें अपने कौन से स्थान पे बांधती हैं अथवा पहनती हैं। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो आजादी के समय, प्रजामंडल आंदोलन के समय, उसके बाद हमारे राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता के पश्चात कौन कौन से ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व थे या अथवा कोई सामाजिक व्यक्तित्व रहे होंगे जिन्होंने समाज के लिए बड़ा काम किया हो या आमूलचूल परिवर्तन करने में उनका बड़ा योगदान रहा, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। प्राचीन और मध्यकाल। प्राचीन और मध्यकाल भारत का जो इतिहास है उसके बारे में भी हमें जानने की जरूरत है, जिसमें सिंधु एवं वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के स्वर्ण परंपरा और नए नए धार्मिक विचार, आजीवक बौद्ध और जैन। मेरा आपसे कहना है कि बौद्ध और जैन से संबंधित जितनी भी जानकारी और आपके पास फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे याद कर ले में आप, क्योंकि यहाँ से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उसी समय प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां जैसे मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव और चोल, ये सारे के सारे जो शासक हैं और इनके जो राजवंश हैं ये सारे दक्षिण राज्यों से संबंधित हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप तमिलनाडु के एनसीईआरटी की बुक्स को अगर पढ़ते हैं और 20-22 पन्ने अगर आप पढ़ लेते हैं तो वहां पे मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव एवं चोल इत्यादि राजवंशों की तथा उनके महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धि जो है उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल सकती है, और वहीं से एक दो सवाल आप पक्के कर सकते हैं जो आपको प्री एग्जाम्स को पास करने में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। प्राचीन भारत में कला और वास्तु जो शास्त्र जो था उसके बारे में भी आपसे जानकारी ली जा सकती है, जो एनसीईआरटी में आपको लगभग मिल जाती है। प्राचीन भारत में भाषा और साहित्य का विकास किस स्तर पे हुआ। संस्कृत, प्राकृत और तमिल, जैसा कि तमिल का इन्होंने उल्लेख किया है तो तमिल साहित्य और संगम एक हुआ है, उसके बारे में भी आपसे जानकारी ली जा सकती है कि किस राजवंश के समय ही हुआ और कौन कौन से तमिल साहित्यकारों को वहां पर संरक्षण प्रदान किया गया और कौन कौन सी तमिल कृतियां वहां पे उस समय जो है उन्होंने इजाद करी थी। आगे बढ़ते हैं संतलन काल की, वहां पे प्रमुख संतलन शासकों की उपलब्धियां, विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां। विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां
जिस जो समानांतर में जो बहमनी के साथ में था, तो विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन सी थी, कौन कौन से राजाओं ने इस संस्कृति को सहेजा और उसको आगे बढ़ाने में योगदान दिया, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। मुगल काल की बात करें तो राजनीतिक चुनौतियां, सुलह, अफगान, राजपूत, दक्कनी राजे और मराठा। मुगल काल के समय राजनीतिक जो वर्चस्व है उसकी चुनौती हर राजा के सामने रही, और कौन कौन से राजाओं ने अपना साम्राज्य विस्तार कहां तक किया, और हमारे राजपूत संबंध मुगल के साथ कैसे रहे, कौन कौन से राजपूत शासकों को यहाँ से किसी राज्य का उनको वहां पे मनसबदार अथवा उनका जो है एक बहुत बड़ा सेनापति के रूप में यहाँ से बड़े युद्धों के या उनके जो बहुत सारे अभियान थे उनमें जो है भाग लेने का मौका उन्होंने दिया। मध्यकाल में कला, वास्तु, चित्रकला, संगीत और विकास का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में कौन कौन से राजाओं ने इसका विकास किया, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। भक्ति और सूफी आंदोलन का धार्मिक और साहित्य योगदान, बिल्कुल सही बात है कि भक्ति और सूफी आंदोलन उस समय जो पनपा और धार्मिक और साहित्य योगदान उन्होंने कैसे दिया, समाज के अंदर व्याप्त जितनी प्रकार की कुरीतियां थी उसको कैसे उन्होंने निराकरण करने के लिए आम जन में कितनी चेतना का विकास किया, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। आधुनिक काल सबसे बड़ा फैक्टर है कि आधुनिक काल से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आधुनिक काल के अंदर अंग्रेजों से संबंधित जितने भी जो सवाल थे वो आपके यहाँ से बनेंगे। इसमें बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार और विभिन्न नेता और उनकी संस्थाओं के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन कौन से राजनेताओं ने, कौन कौन से महापुरुषों ने किन अवस्थाओं में रह करके भाग लिया, कौन कौन सी धाराएं महत्वपूर्ण योगदानकर्ता कौन थे और देश के अलग अलग हिस्सों में उनका योगदान कैसे रहा, जैसे कि गांधी जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है का बारडोली आंदोलन है, इसके अलावा विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, इन आंदोलन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। स्वातंत्र्योत्तरी राष्ट्र निर्माण, राजा का बासाई पुनर्गठन, फजल अली आयोग का जो बासाई पुनर्गठन के आधार पे जो एक कमीशन का गठन किया गया था, उसमें कौन कौन सी चीजें थी और कौन कौन से ऐसे ऑब्स्टिकल थे जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, जहां पे सबसे ज्यादा जो है भाषा से संबंधित आंदोलन शुरू किए गए। नेहरू युग के बाद की बात करें तो विदेश नीति का सबसे पहले स्वतंत्र संचालन हमारी पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसका किया था, और पंचशील का सिद्धांत उन्होंने दिया था। उस समय कौन कौन से ऐसे बड़े कारक थे जिसकी वजह से जो भारत को एक जो है निर्गुट सम्मेलन का सबसे बड़ा अग्रता या अग्रणी जिसको कह सकते हैं वो उसको बनना पड़ा, इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। मेरे कहने का आशय ये है कि जितना मैंने आपको अभी तक बताया वहां से 8 से 10 सवाल आपके इस विषय से आ सकते हैं, और आप थोड़ी बहुत भी अगर जानकारी यहाँ से अगर हासिल करते हैं तो आपको प्री एग्जाम्स पास करने से कोई भी रोक नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विश्व और भारत का भूगोल। विश्व और भारत का भूगोल सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है, आप सबको पहले से ऑलरेडी पता है। विश्व का भूगोल के अंदर यहाँ की स्थलाकृतियां कौन कौन सी है, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल कौन कौन से पाए जाते हैं और कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं, और वहाँ की वनस्पति कौन सी है, मैदान में खादर और बांगर जिस प्रकार की भूमि पाई जाती है वो किस प्रकार उत्पादक होती है या नहीं होती है, मरुस्थल में कौन कौन सी मरुद वनस्पति पाई जाती है, इसके बारे में भी आपसे सवाल जवाब करे जा सकते हैं। प्रमुख नदियां एवं झीलें, अगर विश्व स्तर की बात करें तो अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पे 5 प्रकार की 5 झीलें या 5 नदियां जिसके बारे में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं और भारत में कौन से प्रकार की खेती जो है वो पहले आदिकाल से करी जा रही थी और वर्तमान इसका स्वरूप क्या है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, अगर प्रदेश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूरोप और चाइना की बात करें, रसिया की बात करें, यहाँ से भी आपसे सवाल जवाब करे जा सकते हैं। पर्यावरण मुद्दों की बात करें तो मरुस्थलीकरण को कैसे रोका जा सकता है, मरुस्थलीकरण का प्रसार कैसे हो रहा है, इसको रोकने के उपाय और रोकथाम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। वनोन्मूलन जो है सबसे बड़ी समस्या है कि आज धरती पे 33% वन होने चाहिए, लेकिन इसकी तादाद जो है वो धीरे कम होती होती 9% के आसपास पहुंच चुकी है। तो वनोन्मूलन के कौन कौन से कारण है, और जब बरसात होती है तो अपन कौन कौन से पौधों का वृक्षारोपण करते हैं, कौन कौन सी वनस्पति हम उगाते हैं, और हमारे राज्य सरकार के द्वारा जो एक जो पंच औषधि का प्रोग्राम भी लेकर के आया गया जो कोरोना काल के अंदर था, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से COP 24, 25, 26 के आसपास तक आपको पूछा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसके बारे में भी आपसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। ओजोन अवक्षय, ओजोन के अंदर जो छेद है इससे कौन कौन से रासायनिक गैसें निकलती हैं, इसके बारे में भी आपसे चर्चा करी जा सकती है। मेरे कहने का आशय है कि 5-4 सवाल यहाँ से भी बन सकते हैं जो विश्व और भारत के भूगोल से संबंधित हो सकते हैं।
भारत के भूगोल की बात करें तो प्रमुख स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं, पर्वत पठार कहाँ पे पाए जाते हैं, मानसून का तंत्र और वर्षा का वितरण। मानसून तंत्र यहाँ पे दो प्रकार से पाया जाता है, एक अरब सागर होता है, एक बंगाल की खाड़ी होती है। यहाँ से जो पूरा जो मानसून है वो पूरे भारतवर्ष में वर्षा करता है। और राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो कौन सी वर्षा जो है वर्षा राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है, कौन सा मानसूनी तंत्र सबसे ज्यादा राजस्थान में प्रभावी होता है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और वर्षा का वितरण जो है वो कोरोमंडल से लेकर के और राजस्थान से लेकर के और मासीराम चेरापूंजी तक कितना रहता है उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रमुख नदियां और झीलों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रमुख फसलें गेहूं चावल गन्ना चाय कॉफी। प्रमुख खनिज, मेरा आपसे दोबारा जो है एक दोबारा निवेदन है कि प्रमुख खनिजों लोह अयस्क मैग्नीज बॉक्साइट और भरक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन सी संभावनाएं हैं, इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और किस अयस्क के साथ में कौन कौन से उद्योग धंधे फलीभूत हुए हैं, इसके बारे में भी आपसे जानकारी पूछी जा सकती है। ऊर्जा संसाधनों के तौर पे परंपरागत और गैर परंपरागत जो स्रोत है उसके बारे में आपसे चर्चा जो है करी जा सकती है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख परिवहन गलियारे जो वर्तमान में जो समुद्री गलियारे के साथ साथ में नदी जोड़ों के साथ में बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम जो है और नावों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा जा सकता है, ऐसा भी राजस्थान सरकार अथवा केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं के द्वारा उसको लागू किया गया है। राजस्थान के भूगोल की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। अगर बात करें राजस्थान की, यहाँ से 8 से 10 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, काफी सरल होते हैं। और आपने एनसीईआरटी के थ्रू आपने काफी पढ़ाई होगा ऑलरेडी पहले से कि राजस्थान को 4 भू आर्थिक प्रदेशों में इसको बांटा गया है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जलवायु की विशेषता क्या हो सकती है, प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं जो साल भर रहती हैं या जो है बरसाती जो है समय में ही जो बहती हैं, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। झीलों के बारे में बात करें तो झीलों में आपको सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाली झीलों के बारे में पूछा जा सकता है। और NaCl नमक की सबसे ज्यादा मात्रा कौन सी झील में कम और कौन सी झील में सबसे कम अथवा ज्यादा पाई जाती है, उसके बारे में भी आपसे जानकारी पूछी जा सकती है। प्रमुख वनस्पति के बारे में, मृदा कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ ये पाई जाती है, कौन कौन सी वहां पे फसलें उत्पादित की जाती हैं, उसके बारे में भी आपसे जानकारी ली जा सकती है। गेहूं मक्का जौ कपास गन्ना और बाजरा, आपको पता ही होगा दोस्तों कि मिलेट्स 2023 जिसको यूनो ने एक मोटा अनाज के रूप में जो है इस साल इसको मनाने का फैसला किया है, तो बाजरा के बारे में और इसका अनुसंधान केंद्र अभी जो बाड़मेर में जो स्थापित किया गया है, इसके अलावा अन्य जो जानकारी आप अगर हासिल करते हैं वो आप पढ़ते हैं तो आपको काफी उपयोगी होगा अपने एग्जाम्स को पास करने के लिए। प्रमुख उद्योग यहाँ पे सीमेंट उद्योग है, मिनरल्स उद्योग है और यहाँ के पर्यटन उद्योग है, इसके बारे में भी आपसे सवाल जवाब करे जा सकते हैं। प्रमुख सिंचाई योजना में गंगा नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, इसके अलावा माही जल डैम है और नर्मदा जैसी सिंचाई परियोजनाएं जो राजस्थान में 2-3 जिलों को जो जालोर जैसे जिलों को जो है वो वहां पे परियोजना के द्वारा सिंचाई उपलब्ध करवाई जा रही है, इसके बारे में भी आपसे चर्चा करी जा सकती है, आपसे पूछा जा सकता है। जल संरक्षण की परंपरागत तकनीकें कौन कौन सी रही हैं और वर्तमान सरकार के द्वारा जल संरक्षण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपसे जानकारी पूछी जा सकती है। जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियां, सेंसेक्स 2011 का आप अगर इसको पूरी तरह से अगर विस्तृत रूप से इसका पढ़ लेंगे तो यहाँ से सवाल मैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपको लगा रहा हूँ, यहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं और इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। खनिज धात्विक और धात्विक, राजस्थान खनिजों की दृष्टि से काफी संपन्न प्रदेश है। धात्विक खनिज कौन से पाए जाते हैं, अधात्विक कौन से खनिज पाए जाते हैं और अधात्विक खनिजों का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है अथवा किया जा रहा है, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जिसके अंदर सौर ऊर्जा राजस्थान का सबसे समृद्ध पोर्शन माना जा सकता है। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन सी संभावनाएं और बड़ला के अलावा कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जहां से बिजली उत्पादन के अंदर सबसे ज्यादा हम योगदान दे सकते हैं। जैव विविधता की नीति लाने वाला राजस्थान प्रथम राज्य पूरे भारतवर्ष में, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। पर्यटन स्थल और परिपथ के बारे में भी आपसे जानकारी पूछी जा सकती है, इसका भी आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपके 10 से 15% सही होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। बात करते हैं अभी भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, अनुशासन प्रणाली के बारे में। हम ऑलरेडी पहले से विज्ञ हैं कि हमें कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। इसमें संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा का गठन होने से पहले कौन कौन से ऐसे कारक रहे जिसमें 1895 में
सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा का उल्लेख किया था। भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, संवैधानिक संशोधन कौन से होते हैं और कौन कौन से आर्टिकल के थ्रू किए जाते हैं, इसके बारे में अगर आप जानकारी हासिल करते हैं तो यहाँ से भी सवाल पूछने की संभावना सबसे ज्यादा रह सकती है। उद्देश्य का मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य के बारे में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व अभी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, लेकिन इसको लागू किया जाना है सरकार के द्वारा, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। वर्तमान में एक विषय चल रहा है यूनियन सिविल कोड, जिसको कहते हैं समान नागरिक संहिता। यहाँ से भी अगर करंट से रिलेटेड कोई सवाल पूछे जा सकते हैं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, भारतीय निर्वाचन आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन, उनके कौन कौन से सदस्य, इनको पदच्युत कब किया जा सकता है और इनका क्षेत्राधिकार कितना रहता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। संघवाद में भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करी जा सकती है और एक दो सवाल यहाँ से भी बन सकता है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय जैसे प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। आजकल प्रश्नों को थोड़ा सा डेप्थ की नॉलेज में ज्यादा पूछने लगे कि किस मुख्यमंत्री के काल के अंदर कौन से राज्यपाल जो थे और कितने समय तक रहे, इसके बारे में भी आजकल सवाल जवाब आरपीसी के द्वारा पूछे जाने लगे। इसके बारे में भी आप विस्तृत जानकारी रखेंगे तो आपके एक दो नंबर बढ़ाने में ये काफी जो है मदद करने वाले हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाएं। स्थानीय स्वशासन की सबसे पहले शुरुआत चोल राजवंश से हुई थी और वर्तमान में इसको जो है सबसे बड़े स्तर पे लागू किया गया है। हमारी स्थानीय स्वशासन की सबसे प्रमुख और गहरी जड़ें जो है स्थानीय स्वशासन में ही रखी गई हैं। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो नागौर के अंदर, बगदरी के अंदर सबसे पहले इसका आविर्भाव किया गया था माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू जी के द्वारा। और उसके बाद में इसमें कौन कौन सी जो है अभी तक विकास से संबंधित कौन कौन सी, इसकी कौन कौन सी चुनौतियां अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। संस्थाएं, मेरा आपसे अगेन आपको कहना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग के बारे में भी एक दो सवाल आपसे पूछा जा सकता है और आप उसको अगर तैयार करेंगे तो आपको ये काफी बेनिफिट देने वाला रहेगा। लोक नीति में अधिकार के बारे में बात करें तो विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार के बारे में भी आपसे सवाल जवाब करे जा सकते हैं। ये पोर्शन मैंने जो पूरा आपसे बताया, इसमें 3 से 4 सवाल जो है वो आने की गुंजाइश इस आपके प्रश्न पत्र में रहेगी। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसमें संस्थाओं में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार जो ऑलरेडी मैं पहले से बता चुका हूं, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लें। इसकी स्थापना, इसके कौन कौन से सदस्य और ये जो है सदस्य अथवा इनके अध्यक्ष जो है इनको इस्तीफा किसको ये सौंपते हैं या कौन इनसे इस्तीफा ले सकता है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। आर्थिक अवधारणा भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो प्रकार की होती है। आपसे अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में पूछा जा सकता है। बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु जिसको जीएसटी कहते हैं, उसके बाद में राष्ट्रीय आय, समृद्धि, विकास का आधारभूत ज्ञान और ऑडिटिंग एंड अकाउंट्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में और शेयर बाजार की नियामक जो गवर्निंग बॉडी है सेबी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीतियां जो है आरबीआई के द्वारा कौन कौन सी अपनाई जाती हैं, अगर मुद्रास्फीति होती है, मुद्रा का अवमूल्यन होता है, तब कौन कौन सी जो नीतियां आरबीआई के द्वारा अपनाई जाती हैं, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। सब्सिडी और लोक वितरण जिसको कहते हैं पीडीएस, इस प्रणाली में आम जन तक ये कहां तक पहुंच पाया है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ई कॉमर्स, एक उपभोक्ता अपने सामान को खरीदने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकता है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। मुद्रास्फीति अवधारणा, प्रभाव और नियंत्रण के लिए आरबीआई कौन कौन से कदम उठाती है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। आर्थिक विकास एवं आयोजन की बात करें तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे, पहल, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रमुख आर्थिक समस्याएं राजस्थान के संदर्भ में बात करें अथवा केंद्र सरकार के संदर्भ में बात करें तो वहां की सरकार के कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं समानांतर रूप से दोनों सरकारों के द्वारा, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। एक दो सवाल यहाँ से ही बन सकते हैं। मानव विकास सूचकांक, बिल्कुल सही बात है। एचडीआई इंडेक्स से जो है आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि भारत की स्थिति वर्तमान में कैसी है, पहले कैसे थी, इसकी जो है एजेंसी कौन कौन सी है
और इसमें कितने प्रकार के एस्पेक्ट को शामिल करने के बाद में मानव विकास सूचकांक को बनाया जाता है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक और गरीबी और बेरोजगारी अवधारणा, प्रकार का निदान और वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं कौन कौन सी राज्य सरकार तथा इसके समानांतर रूप से राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जो आपसे पूछा जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से भी आपसे कमजोर वर्गों के लिए उत्थान के लिए प्रावधान के लिए कौन कौन से राज्य सरकार ऐसे आमूलचूल परिवर्तन कर रही है, कौन कौन से ऐसे कानूनों का सहारा लेकर के और आम जन तक पहुंच पा रही है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से 4-5 सवाल बन सकते हैं। अर्थव्यवस्था का वृहत परिदृश्य कौन कौन सा है। राजस्थान की जो जनता है वो सबसे ज्यादा कृषि पर जो है आधारित है। उद्योग धंधों ने और सेवा के क्षेत्र में भी अभी काफी जो है बड़ा योगदान अभी देने लगे हैं। समृद्धि विकास आयोजना, आधारभूत संरचना, संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं कौन कौन से द्वारा कौन कौन सी चलाई जा रही है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान की 33 फ्लैगशिप स्कीम्स जिनको प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के नाम से जाना जाता है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त, निराश्रित महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, कृषकों और श्रमिकों के लिए कौन कौन से सरकार जो है इनिशिएटिव लेकर के आ रही है। जैसे वर्तमान में भी 2000 यूनिट जो है कृषकों के लिए फ्री कर दी गई है, आमजन के लिए भी 100 यूनिट जो है फ्री कर दी गई है। आर्थिक तौर पे जो आरक्षण दिया गया है उसमें भी जो है लोगों को किस प्रकार राजस्थान सरकार सहायता कर सकती है, इसके बारे में भी आपसे सवाल जवाब करे जा सकते हैं। अगला हम पढ़ने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो कम से कम 10 से 12 सवाल यहाँ बनने की संभावना रहती है, जिसमें दैनिक जीवन के अंदर विज्ञान के कौन कौन से मूलभूत तत्व होते हैं जो 10वीं कक्षा तक हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर्स की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं और कौन कौन सी अभी जो ऐसे साइबर क्राइम हो रहे हैं जहां से भी 1-2 सवाल बनने की संभावना रहेगी। रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह जो वर्तमान में सैटेलाइट भारत के द्वारा अथवा भारत के सहयोग से और कौन कौन से देशों के द्वारा सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जा रहे हैं उसके बारे में भी आपसे जानकारी ली जा सकती है। नैनो प्रौद्योगिकी वर्तमान में सबसे बड़ा एक मेजर एस्पेक्ट है और उसके बारे में राजस्थान सरकार अथवा केंद्र सरकार काफी व्यापक रूप से कार्य कर रही है और कौन कौन से प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं और आमजन के लिए कैसे वो एक आरामदायक और एक सरल एक जिंदगी के अंदर वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। आहार, पोषण, रक्त समूह और आरएच कारक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में सब लोगों को पता है। और स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक और असंक्रामक रोग और पशुजन्य रोग। अभी हाल ही में जो है वो गायों का एक बहुत बड़ा रोग आया था जिसको लंपी के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन से टीके का उपयोग किया गया और कौन सा वायरस था जिससे पशुओं को सबसे ज्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ा, इसके बारे में भी आपसे जवाब पूछे जा सकते हैं। पर्यावरण, परिस्थिति के परिवर्तन, इनके प्रभाव के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। जैव विविधता, राजस्थान ऐसा पहला भारतवर्ष का राज्य जो जैव विविधता की नीति सबसे पहले जो है लेकर के आया। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, संधारणीय विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। कृषि विज्ञान, उद्यान वानिकी, पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में भी आपसे सवाल जवाब करे जा सकते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में भी आपसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, जिसमें मेरा कहना है कि सबसे ज्यादा अगर कोई विद्यार्थी एस्पायरेंट जिसके पास में 12th तक मेरिट रही है वो कम से कम अपने आप को 10 से 15 नंबर अन्य विद्यार्थियों से ज्यादा लाने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें कथन मान्यताएं, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता, ये रीजनिंग का पोर्शन है और कोई भी सामान्य जो है अभ्यर्थी इसको कर सकता है। मानसिक योग्यता की बात करें तो संख्या, अक्षर अनुक्रम, कूटवाचन, कोडिंग, डिकोडिंग, शब्दों से संबंधित समस्याएं, दिशा ज्ञान परीक्षण, तार्किक वर्ण आरेख, दर्पण, पानी में प्रतिबिंब कैसे बनता है, आकार और उसके उपविभाजन कैसे किए जा सकते हैं, इसके बारे में भी उसके अगर आप जानकारी हासिल करते हैं तो आप यहां से 2-3 नंबर का फायदा उठा सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स की। ज्यादा भारी मैथमेटिक्स इसमें नहीं आती है, लेकिन अगर +2 की अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है तो अनुपात, समानुपात तथा साझा और प्रतिशत, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, समतलीय चित्रों के परिमाप और क्षेत्र के बारे में भी आपसे जानकारी पूछी जाती है। 1-2 सवाल यहाँ से ही बनते हैं। इसके अलावा क्रमचय और संचय और प्रायिक सरल सलम संख्याओं के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से मेरे कहने का आशय है कि अगर आप रीजनिंग और मैथ्स को अगर ठीक ठाक कर लेते हैं, लगभग ये 20 से 22 प्रश्न आते हैं और अगर एक आर्ट्स का एक ह्यूमैनिटीज का विद्यार्थी भी अगर इसको ठीक ठाक कर लेता है तो 10 से 12 प्रश्न जो आराम से सरल रूप से इसको कर सकता है। वहीं अगर बात करूं कि अगर वो व्यक्ति या अगर अभ्यर्थी अगर साइंस का रहता है, मैथ्स का रहता है तो 20 के 20 सवाल
सही करने की क्षमता वो रख सकता है। तो ये आपको सबसे ज्यादा इस एग्जाम को पास करने में सबसे बड़ा योगदान वो रखेंगी। हम अंत में बात करते हैं समसामयिक घटनाओं के बारे में। राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समसामयिक घटनाएं जो घटित होती हैं उसके बारे में भी तत्कालिक समय में, अथवा ये कह सकते हैं कि 6 महीने की समसामयिक घटनाओं की जितनी भी जानकारी एक विद्यार्थी रख सकता है उतनी उसको रखनी चाहिए। राजस्थान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और उनके जो मुद्दे हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से आप पढ़ते रहे लगातार। इसके लिए मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जो है दैनिक समाचार पत्र पढ़ते रहें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते रहें। इसके अलावा राजस्थान सरकार की सूजस और क्रोनोलॉजी और मुमल जैसी पत्र पत्रिकाएं हैं उनको आप लगातार रूप से पढ़ते रहें उसको। और मासिक जो पत्रिकाएं हैं उसको पढ़ना आप ना भूलें। इसमें आपकी सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। इसके अलावा वर्तमान में चर्चित व्यक्तित्व कौन कौन से रहे हैं और कौन से स्थान पे, और जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी अमेरिका गए हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी उन्होंने विजिट करा, मिस्र में भी वो गए हैं, एससीओ की बैठक में वो भाग लेते रहते हैं, G7 के अंदर उन्होंने जो है जापान में भाग लिया है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे व्यक्तित्व रहे हैं। ये ऐसी कौन कौन सी महिलाएं रही हैं जिन्होंने यूएन के अंदर या फिर बहुत सारी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जहाँ पे वो उन चीजों को लीड कर रही हैं, उसके बारे में भी आपसे सवाल जवाब करे जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। इसके समानांतर रूप से हम बात करें तो खेल कूद के बारे में संबंधित जितनी भी जो एक्टिविटीज हुई हैं, कौन कौन से खिलाड़ियों को कौन कौन से पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है, क्रिकेट से संबंधित कौन कौन सी खबरें रही हैं, टेनिस से संबंधित कौन सी रही हैं, बैडमिंटन आजकल वर्तमान में भारत उसमें काफी अच्छा कर रहा है। अभी हाल ही में सेफ गेमों के अंदर भारतीय जो फुटबॉल टीम है उस उन्होंने जो है अपनी प्रतियोगिता को जीता है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं या बहुत सारी खेल की गतिविधियां उसके बारे में भी आपसे सवाल जवाब करे जा सकते हैं और वहां से आप जो है वो काफी अच्छा लीड कर सकते हैं। तो अंत में मैं ये कहूंगा कि आप दैनिक रूप से समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ते रहें और आप सूजस जिसका मैंने जिक्र किया, क्रोनोलॉजी का मैंने जिक्र किया, और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते रहें। इसके अलावा अंतिम और महत्वपूर्ण बात है वो है राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे। राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे जा रहे हैं। पिछले 5 सालों का अगर हम प्रश्न पत्र देखते हैं तो सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछे जा रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आगे भी इस भर्ती परीक्षा के दौरान भी जो है यहाँ से 5-7 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको आर्थिक समीक्षा थोरोली पूरी तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा, उसका मनन करना पड़ेगा और उसको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि वो फैक्ट्स पे आधारित है और फैक्ट्स आसानी से याद नहीं होते। इसलिए आप लगातार उसको अगर बार बार पढ़ते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से 5-7 सवालों को सही कर पाएंगे। और आप प्री एग्जाम को पास करते हैं उसमें 5-7 अगर नंबर आप इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं तो आपके लिए वो बड़ी मददगार साबित हो सकती है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मैंने आधे घंटे के दौरान सारी चीजें आपसे डिस्कस करी है, वो निश्चित तौर से आपको काफी जो है वो लाभ पहुंचाने वाली हैं। और मैं लगातार जो है वीडियोस के माध्यम से आपके साथ जो है वो साझा करता रहूंगा जो भी जानकारी मैंने अभी तक प्राप्त करी है। और मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे नई नई चीजें मैं आपको बता पाऊं जो आपको इस एग्जाम्स को पास करने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हूँ। क्योंकि ये एग्जाम 3 लेयर्स का है जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू तक आप पहुंचते हैं। उसके बाद आप जो है वो अंतिम सूची में जब आप सफल होते हैं तभी आप आईएएस अधिकारी बन पाते हैं। मुझे आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।